बच्चों देखो, ज्ञान बढ़ाओ, पढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। शिक्षा दर्शन। जी हाँ, पढ़ाई के साथ मस्ती भी। यह शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार द्वारा बच्चों को टीवी के माध्यम से पढ़ाई का अपना एक अनूठा रोचक कार्यक्रम है। डीडी राजस्थान के अलावा अन्य 13 नेटवर्क चैनल पर एक साथ प्रसारित किया जा रहा है, जिसका नाम है शिक्षा दर्शन। इसके अंतर्गत आप कक्षा 1 से 12 तक वीडियो के माध्यम से अध्ययन कर सकते हैं। इस कार्यक्रम से आपको घर बैठे 5 दिन सभी विषयों की विषय वस्तु अत्यंत रोचक तरीके से समझाई जाएगी तथा शनिवार को विभिन्न क्षेत्रों की जानकारी आपको दी जाएगी। यह 3.25 घंटे चलने वाला कार्यक्रम है। राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर के तत्वावधान में तैयार किया गया है। यह कार्यक्रम इस प्रकार रहेगा: कक्षा 9 से 10 दोपहर 12:30 से 1:30 बजे तक, कक्षा 11 से 12 1:30 बजे से 2:30 बजे तक व कक्षा 1 से 8 तक का कार्यक्रम 3 बजे से 4:15 तक रहेगा। नमस्कार बच्चों, राजस्थान सरकार के शिक्षा दर्शन प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आशा है आपको ये कार्यक्रम बहुत अच्छा लग रहा होगा और आपको सभी विषय पढ़ने में रुचि भी आ रही होगी और सभी विषय समझ में भी आ रहे होंगे। आज हम वीडियो के माध्यम से कक्षा 6 से 8 में विज्ञान विषय का अध्ययन करेंगे। कक्षा 6 में हम जानेंगे हमारे चारों ओर कौन कौन से परिवर्तन हो रहे हैं और इसी के साथ कक्षा 6 में हम प्रकाश के द्वारा किस प्रकार से छाया बनती है एवं प्रकाश से किस प्रकार परावर्तन होता है, उनके नियमों की जानकारी भी लेंगे। कक्षा 7 में आज हम पढ़ेंगे ऊष्मा। ऊष्मा के प्रकार, ऊष्मा और दहन में अंतर भी पढ़ेंगे। साथ ही हम कक्षा 8 में दहन एवं ज्वाला पढ़ेंगे और इससे संबंधित कुछ प्रश्नों को हल भी करेंगे। तो बच्चों, आप सब तैयार हैं पाठ पढ़ने के लिए? बच्चों, विज्ञान ऐसा विषय है कि जो हमें कुछ करना सिखाता है, कुछ नया सोचना सिखाता है। तो बच्चों, उस सोच को आगे बढ़ाने के लिए, कुछ करने के लिए हमें पाठ को कंठस्थ करना है और इसीलिए आप अपनी कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाएं और मुख्य मुख्य बातों को लिखते जाएं, जिससे आपको पूरा पाठ कंठस्थ हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हम पाठ विज्ञान का, कक्षा 6 से 8 में। श्रेया और सीमा चचेरी बहनें हैं और बहुत अच्छी सहेलियां भी हैं। आज कुछ साल बाद सीमा शहर से गांव में छुट्टियां बिताने के लिए आई है। श्रेया सीमा से कुछ साल बड़ी है, लेकिन फिर भी दोनों की अच्छी बनती है और दोनों दादाजी के साथ समय बिताना भी पसंद करती हैं। अरे सीमा, तुम तो काफी बदल गई हो। क्या मतलब दादाजी? तुम्हारा कद कितना बढ़ गया है। और तुम शहर जाने के बाद दुबली पतली भी हो गई हो। क्या वह अच्छा खाने को नहीं मिलता? नहीं दीदी, ऐसा तो कुछ नहीं है। शायद इसलिए पतली हो गई हूँ क्योंकि पिछले महीनों में मेरा कद तेजी से बढ़ा है। इस वजह से आपको मैं कुछ बदली हुई लग रही हूँ। वैसे तो अच्छा ही है, परिवर्तन ही संसार का नियम है। हाँ दादाजी, मैंने अपनी विज्ञान की पुस्तक में भी परिवर्तनों के बारे में पढ़ा है। अच्छा, जरा मुझे भी तो समझाओ कि क्या पढ़ा है तुमने? दीदी, हमारे चारों ओर कितने सारे परिवर्तन लगातार होते रहते हैं, जैसे दिन से रात होना और रात का फिर से दिन में बदल जाना। कभी धूप निकलती है, कभी छांव होती है
तो कभी बारिश। हर साल नई घास आती है, बड़ी होती है और फिर सूख जाती है। फल, सब्जियां आदि फलते हैं और फिर विगलित हो जाते हैं। दूध से दही बन जाता है, पानी वाष्पीकृत हो जाता है, कपड़े सूख जाते हैं। हर तरफ परिवर्तन होता ही रहता है। बहुत खूब बाबा, सीमा बड़ी भी हो गई है और समझदार भी। श्रेया, मुझे पता है तुम मेरी बातों में और भी जानकारी जोड़ सकती हो। बताओ ना। ये विषय बड़ा ही दिलचस्प है। मौसम का बदलना, दिन रात आदि ये सारे प्राकृतिक परिवर्तन हैं। पर इंसान भी बहुत से परिवर्तनों का कारण बनते हैं। जैसे हम गेहूं पीस के आटा बनाते हैं और फिर उस आटे से ब्रेड, रोटी, बिस्कुट और ना जाने क्या क्या बनाते हैं। ये भी तो परिवर्तन ही हुए। अच्छा सीमा, अब ये बताओ, क्या हर परिवर्तन एक ही प्रकार का होता है? नहीं दादाजी, परिवर्तनों को समझने के लिए हम उन्हें वर्गीकृत कर सकते हैं। प्राकृतिक परिवर्तन और मानव द्वारा किए गए परिवर्तन। इसके अलावा हम 2 मुख्य प्रकार के परिवर्तनों पर चर्चा कर सकते हैं। कौन कौन से प्रकार सीमा? दीदी, कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जिन्हें आसानी से उत्क्रमित किया जा सकता है या पलटा जा सकता है। कोई उदाहरण देकर समझाओ। दीदी, पहले एक सवाल का जवाब दो। अगर मैं पानी उबालकर उसे ढक दूं, तो क्या होगा? पहले पानी गर्म होकर भाप में बदल जाएगा, फिर भाप ढक्कन से टकराकर ठंडी होकर पानी में बदल जाएगी। इसका मतलब पानी गर्म करने पर भाप बन जाता है और भाप ठंडी होते ही वापस पानी बन जाती है। इसलिए पानी का भाप बनना एक ऐसे परिवर्तन का उदाहरण है जो उत्क्रमित हो सकता है। देखो, मैं इस चादर की तय बना सकती हूँ, फिर इसे बिछा भी सकती हूँ और फिर दोबारा तय बना सकती हूँ। तो ये भी उत्क्रमित हो सकने वाला परिवर्तन हुआ। बहुत खूब सीमा। और अगर इस चादर को हम कैंची से काट दे तो यह उत्क्रमित नहीं होगा। इसी प्रकार किसी सब्जी को अगर तल दे तो वो भी वापस पहले जैसी नहीं हो सकती। और तुम जो लंबी हो गई हो, यह भी उत्क्रमित ना हो सकने वाला परिवर्तन हुआ। पर तुम वापस मोटी हो सकती हो और फिर से पतली भी हो सकती हो, तो ये उत्क्रमित हो सकने वाला परिवर्तन हुआ। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं दादाजी। कई बार हम परिवर्तन करने के लिए कई चीजों का मिश्रण भी करते हैं। जैसे हम पीला और नीला रंग मिलाकर हरा रंग बना लेते हैं, या फिर तांबे और टिन को मिलाकर कांसे जैसी मिश्र धातु बना लेते हैं। बहुत खूब, तुम दोनों को परिवर्तन की अच्छी समझ है। चलो, अब जो ये वीडियो देख रहे हैं उनके साथ मिलकर एक खेल खेलते हैं। मैं कुछ परिवर्तन के नाम बोलूंगा और आपको बताना है कि क्या ये परिवर्तन उत्क्रमित किए जा सकते हैं या नहीं। कच्चे अंडे से उबला हुआ अंडा। सही कहा, ये उत्क्रमित नहीं किए जा सकते। ऊन के धागे से बना स्वेटर, ये भी सही। हाँ, ये उत्क्रमित किया जा सकता है। अब मेरी बारी। गाय के गोबर से बायोगैस बनाना। हाँ, उत्क्रमित नहीं किया जा सकता है। मजा आ गया। मिलकर पढ़ने से सीखना कितना आसान हो जाता है। जैसा कि तुम्हें पता है कि परिवर्तन ही संसार का नियम है और इस परिवर्तन की चाहत से न जाने कितने नए आविष्कार हुए और वैज्ञानिक खोज हुई, जिनसे हमारी जीवन शैली में बहुत परिवर्तन आ गया है। पर इन सब के साथ साथ हमें पर्यावरण पर भी इन बदलावों का प्रभाव पता होना चाहिए। जैसे अब पानी को ही ले लो। इंसान की जरूरत से ज्यादा पानी के लालच की वजह से पर्यावरण खतरे में आ गया है। वनों की कटाई और जलवायु में परिवर्तन आदि की वजह से जीवन संकट में पड़ रहा है। हाँ, इस बारे में मैंने टीवी पर भी काफी चर्चा देखी है, और ये भी कि पेड़ पौधे इस परिवर्तन को कम करने में हमारी मदद करते हैं। दादाजी, क्यों ना हम अपने गांव में आज कुछ पौधे लगाएं? इससे हम कुछ तो अच्छा परिवर्तन कर पाएंगे। हाँ दीदी, चलो पौधे लगाते हैं।
और दीदी आज ही क्यों, हमें हर हफ्ते कम से कम एक पौधा लगाना ही चाहिए। बिल्कुल ठीक, चलो चलते हैं, लेकिन ध्यान रहे हमें उन पौधों का ख्याल भी रखना है। छाया और उत्सव बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। दोनों साथ में पढ़ाई भी करते हैं और साथ साथ खेलते भी हैं। छाया को विज्ञान में बहुत दिलचस्पी है और उत्सव को नई चीजें जानने की खूब उत्सुकता है। एक बार दोनों छाया के कमरे में पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन उस दिन उत्सव का मन पढ़ाई में लग नहीं रहा था। तभी उसकी नजर कमरे में ड्रेसिंग टेबल के शीशे के ऊपर पड़ती है। तुम शीशे में क्या देख रहे हो उत्सव? छाया, मैं यह सोच रहा हूँ हमें शीशों में अपनी तस्वीर, मेरा मतलब है अपनी छवि कैसे दिख जाती है। ऐसा कांच के गिलास में देखने पर तो नहीं होता। अच्छा सवाल है। मुझे इतना पता है कि इसका संबंध प्रकाश से है। चलो आंगन में चलते हैं, वहाँ कुछ प्रयोग करके देखते हैं। उत्सव, क्या तुम महसूस कर पा रहे हो कि बाहर हमें ज्यादा साफ दिखाई दे रहा है? हाँ बिल्कुल, बाहर सूरज की रोशनी कमरे के बल्ब से ज्यादा तेज है। बिल्कुल ठीक, हमें प्रकाश की वजह से दिखाई देता है। देखने के लिए प्रकाश जरूरी है। जब रोशनी किसी वस्तु से टकराकर हमारी आंखों पर पड़ती है, तब हम उस वस्तु को देख पाते हैं। छाया, मैं समझा नहीं। रोशनी टकरा कर आती है, लेकिन पानी में से तो रोशनी आर पार चली जाती है और हम उसके अंदर भी देख सकते हैं। हमें कांच का गिलास भी दिखता है, लेकिन थोड़ा बहुत उसके आर पार भी दिखता है। एक मिनट रुको। छाया अंदर से एक कांच के गिलास में पानी और 1 रुपए के 2 सिक्के लेकर आती है। उत्सव, ध्यान से देखो। छाया एक सिक्का पानी से भरे गिलास में डाल देती है और गिलास को एक हाथ में उठा लेती है और दूसरे हाथ में दूसरा सिक्का। उत्सव, तुम कौन सा सिक्का साफ देख सकते हो, गिलास में या हथेली पर? जो सिक्का तुम्हारे हाथ में है। छाया मुट्ठी बंद कर लेती है। और अब कैसे दिखेगा? तुमने मुट्ठी बंद जो कर ली। और अब गिलास दिख रहा है। तुम्हें कैसी बात कर रही हो? जब तुमने हाथों से गिलास ढक लिया है तो कुछ कैसे दिखेगा? उत्सव, कुछ वस्तुएं पारदर्शी, जिन्हें हम ट्रांसपेरेंट कहते हैं, और कुछ अपारदर्शी, जिन्हें हम अंग्रेजी में ओपेक कहते हैं। जिन वस्तुओं में से प्रकाश गुजर सकता है वो पारदर्शी होती हैं, जैसे कि पानी, साफ शीशा और कई प्रकार की प्लास्टिक से बनी वस्तुएं, जैसे पानी की बोतलें। हम उनके अंदर देख सकते हैं। प्रकाश उनके अंदर से जाकर जब किसी वस्तु से टकराकर वापस आता है तो हम उसे देख पाते हैं। अब बात आती है उन वस्तुओं की जिनमें से प्रकाश नहीं गुजर पाता। ऐसी वस्तुओं को अपारदर्शी कहते हैं। इनसे प्रकाश टकराकर या तो दूसरी दिशा में मुड़ जाता है या वापस लौट जाता है। छाया, मुझे कुछ समझ तो आ रहा है, थोड़ा और अच्छे से समझाओ ना। अच्छा देखो उन पेड़ों को, क्या तुम्हें उनकी छाया दिखाई दे रही है? छाया तो तुम हो, लेकिन हाँ, मुझे दिख रही है पेड़ों की छाया। हाँ, मेरे नाम का मतलब यही तो है, किसी वस्तु की परछाई। उत्सव, तुम अगर ध्यान से देखो, कांच के गिलास की परछाई कितनी हल्की है। पानी की परछाई तो लगभग दिख ही नहीं रही, जबकि पेड़ों की परछाई कितनी गहरी है। परछाई या छाया तब बनती है जब प्रकाश के सामने कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाती है। जैसे जहाँ जहाँ प्रकाश के रास्ते में पेड़ है, वहाँ वहाँ तुम्हें परछाई दिखाई देगी। ऐसे वस्तुओं के आर पार हम नहीं देख सकते। छाया, मुझे कुछ बातें अभी भी समझ नहीं आई। जैसे आम शीशे तो पारदर्शी होते हैं, लेकिन फिर ड्रेसिंग टेबल के शीशे में हमें अपनी तस्वीर कैसे दिखती है? उत्सव, ये सवाल थोड़ा कठिन है, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? अच्छा चलो, हम अपनी विज्ञान की पुस्तक की मदद लेते हैं।
छाया अपनी विज्ञान की पुस्तक लेकर आती है और उसे खोलकर देखने लगती है। हाँ, मैं यही चीज तो भूल गई थी। उत्सव पारदर्शी और अपारदर्शी वस्तुओं के अलावा कुछ वस्तुएं अपरभासी भी होती है। इनमें से प्रकाश पूरी तरह आर पार नहीं जा पाता, किंतु कुछ हद तक जा पाता है, जैसे हल्का कागज, हल्का कपड़ा आदि। अच्छा, समझ गया, लेकिन मेरे सवाल का जवाब अभी भी नहीं मिला। बता रही हूँ, थोड़ा सब्र तो करो और शीशे के सामने खड़े हो जाओ। देखो, पहले बल्ब का प्रकाश तुमसे टकराता है, फिर परावर्तित होकर शीशे से टकराता है और उसके पीछे के चिकने पदार्थ से पुनः परावर्तित होकर हमारी आँखों में जाता है और हम खुद को देख पाते हैं। इसी तरह कमरे की हर वस्तु जो शीशे के सामने है, उसका बिंब हम शीशे में देख सकते हैं। वस्तुओं से प्रकाश टकराकर जब वापस लौटता है तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, यानी रिफ्लेक्शन। इसे समझने के लिए ही हमें पारदर्शी एवं अपारदर्शी के बारे में जानना जरूरी था। हर वस्तु अलग अलग मात्रा में प्रकाश का परावर्तन करती है। सबसे कम परावर्तन पारदर्शी वस्तुएं करती हैं और सबसे अधिक चमकीले अपारदर्शी। इनके बीच में पारभासी वस्तुएं आती है, जो वस्तुएं उन पर पड़ने वाले लगभग सारे प्रकाश को परावर्तित कर देती हैं। उनमें हम अपनी तस्वीर देख पाते हैं। अच्छा, समझ गया। मतलब ये कि शीशों में से प्रकाश गुजर जाता है, लेकिन उसके पीछे के पदार्थ से टकराकर परावर्तित हो जाता है। ये देखो, ड्रेसिंग टेबल के शीशे के पीछे एक चमकीले पदार्थ का लेप किया गया है, जो उस पर पड़ने वाले सारे प्रकाश को परावर्तित कर देता है। छाया, मैं समझ गया। शायद इसी तरह हम कई सारी चिकनी वस्तुओं में अपनी तस्वीर देख पाते हैं, जैसे चिकनी कटोरियाँ और चम्मच। हाँ बिल्कुल, चिकनी वस्तुएं ज्यादा प्रकाश परावर्तित करती है। अच्छा, लेकिन अब मुझे एक और सवाल सूझ गया। अब तो जितना मुझे समझ आया था सब बता दिया। हाँ, लेकिन मुझे जानना है कि चम्मच में हमारी तस्वीर छोटी क्यों दिखती है? उत्सव, इसका जवाब तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन ये सवाल बहुत अच्छा है। हम दोनों टीचर से इसके बारे में जानेंगे। चलो, तब तक हम किताबों में ही तुम्हारे इस सवाल का भी जवाब ढूंढते हैं। ऊष्मा भाग 3। इस कहानी के उद्देश्य है: क. संवहन क्या होता है। ख. तटीय क्षेत्रों में प्रकृति में संवहन कैसे नजर आता है। ग. हम अलग अलग मौसम में अलग अलग प्रकार के कपड़े क्यों पहनते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं कुछ दिनों के लिए गोवा घूमने गई थी। गोवा महाराष्ट्र में एक सुंदर समुद्र तट है। तटीय क्षेत्र में मौसम हमेशा लुभावना कैसे होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि हम गर्मियों में हल्के और सर्दियों में गहरे रंग के कपड़े क्यों पहनते हैं। आइए इस कहानी के पात्र माला और राजा के साथ इन सवालों के जवाब ढूंढते हैं। माँ, मुझे नहाने के लिए पानी चाहिए। क्या आप मेरे लिए पानी गर्म कर देंगी? हाँ राजा, कुछ देर रुको, पानी गर्म होने में थोड़ा समय लगेगा। अरे माँ, ये ज्वाला के पास वाला पानी जल्दी गर्म होता है ना? हाँ राजा। और फिर सारा पानी एक साथ गर्म हो जाता है। जैसा तुमने कहा कि ज्वाला के पास वाला पानी पहले गर्म होता है और वो ऊपर उठता है और आसपास का ठंडा जल उसकी जगह ले लेता है। फिर वो पानी गर्म होता है और ऊपर उठ जाता है। ऐसा तब तक चलता रहता है जब तक सारा पानी गर्म हो जाता है।
इसे संवहन यानी कन्वेक्शन कहते हैं। माँ, क्या ये भी चालन यानी कंडक्शन जैसे ऊष्मा के स्थानांतरण की प्रक्रिया है? हाँ, सही बोले तुम राजा। संवहन तरल पदार्थ और वायु में होता है। हवा भी तो सूर्य की ऊष्मा से गर्म होती है, तो क्या वह भी गर्म होकर ऊपर उठती है? चलो क्यों ना एक प्रयोग करें। हमें इन चीजों की जरूरत पड़ेगी। एक कांच की खुली शीशी, एक मोमबत्ती, एक अगरबत्ती। हमें कार्डबोर्ड के गोल टुकड़े पर 2 छेद करने पड़ेंगे, टेप और माचिस। चलो अब इस मोमबत्ती को जलाकर उसके ऊपर ये कांच की खुली शीशी को इस प्रकार रख दो। अब ये कार्डबोर्ड के गोल टुकड़े को ऐसे इसके ऊपर टेप से जोड़ दो। ये ध्यान रहे कि एक छेद बिल्कुल मोमबत्ती की लौ के ऊपर हो। अब इस दूसरे छेद पर ये अगरबत्ती जला के ऐसे रखो। चलो अब देखते हैं कि क्या होता है। अरे ये देखो, इस तरफ से अगरबत्ती का धुआं बाहर आ रहा है। हाँ, पर अगरबत्ती का धुआं अंदर कैसे गया? सोचो। मोमबत्ती के पास वाली गर्म हवा बाहर आ रही है और उसकी जगह पर अगरबत्ती के पास वाली ठंडी हवा दूसरे छेद से अंदर जा रही है। हाँ, और फिर वही हवा गर्म होकर मोमबत्ती के ऊपर वाले छेद से बाहर आ रही है। बहुत अच्छा बच्चों। इसका मतलब है कि गर्म हवा ऊपर उठती है और उस खाली जगह पर ठंडी हवा जगह बना लेती है। अरे माला, तुम्हें याद है हमारे स्कूल में विज्ञान की एक प्रदर्शनी में एक बच्चे ने एक मॉडल बनाया था जिसमें उसने समझाया था कि तटीय क्षेत्रों में भी ऐसा ही कुछ होता है। हाँ, पर मुझे ठीक से याद नहीं है। चलो हमारी विज्ञान की पुस्तक में पढ़ते हैं। देखो यहाँ लिखा है कि दिन के समय समुद्र तट पानी से जल्दी गर्म हो जाता है और वहाँ की वायु गर्म होकर ऊपर उठती है। फिर इसका स्थान लेने के लिए समुद्र से ठंडी वायु उसका स्थान ले लेती है। इसे समुद्र समीर कहते हैं। रात के समय इसका उल्टा होता है। समुद्र का जल समुद्र तट से धीरे ठंडा होता है और तट से ठंडी वायु समुद्र की ओर बहती है। इसे थल समीर कहते हैं। ये तो बिल्कुल हमारे प्रयोग की तरह ही है। जैसे अगरबत्ती की तरफ से ठंडी वायु अंदर जाती है और गर्म वायु मोमबत्ती के छेद की तरफ से ऊपर आती है, वैसे ही समुद्र तट की वायु भी प्राकृतिक संवहन को दर्शाती है। सूर्य भी तो ऊष्मा प्रदान करता है, पर धरती और सूरज के बीच तो कोई माध्यम ही नहीं है। तो फिर सूर्य की ऊष्मा हम तक कैसे पहुंचती है? हाँ, चालन और संवहन के लिए तो माध्यम चाहिए। तो फिर सूर्य की गर्मी हम तक कैसे पहुंचती है? चल किताब में ढूंढते हैं। देख, यहाँ लिखा है कि सूर्य से धरती पर ऊष्मा का स्थानांतरण विकिरण यानी रेडिएशन के द्वारा होता है। विकिरण दिखाओ मुझे। यहाँ ये भी लिखा है कि विकिरण के लिए किसी भी माध्यम की जरूरत नहीं होती है। यानी ऊष्मा का स्थानांतरण 3 तरीकों से होता है: चालन, संवहन और विकिरण। राजा, तुम कुछ गरम पहन लो, अब ठंड बढ़ गई है।
माँ, गरम कपड़े हमें गर्मी देते हैं और गर्मियों में हम हल्के रंग और हल्के कपड़े पहनते हैं। हाँ, सही बात है। गर्मी में हम हल्के रंग इसलिए पहनते हैं क्योंकि हल्के रंग ऊष्मा को परावर्तित यानी रिफ्लेक्ट करते हैं और हमें कम गर्मी लगती है। पर गहरे रंग के कपड़े ऊष्मा को अवशोषित यानी अब्सॉर्ब करते हैं, इसीलिए हमें ठंड कम लगती है। अच्छा, तो मैं जल्दी से लाल रंग का स्वेटर पहन लेता हूँ। अरे, अब तो तुम्हारा नहाने का पानी भी ठंडा हो गया। चलो, अब हम गृह कार्य कर लें, नहीं तो कल टीचर जी से डांट खानी पड़ेगी। तो दोस्तों, आपने समझा कि संवहन और विकिरण क्या होता है। हमने ये भी जाना कि तटीय क्षेत्रों में हमेशा सुहाना मौसम क्यों होता है। अब आप लोग जब कपड़े चुनने के लिए किसी रंग के बारे में सोचेंगे तो मौसम का जरूर ध्यान रखेंगे। जल्द मिलेंगे। सानिया एक 13 साल की जिज्ञासु शहर की लड़की कक्षा 8 में पढ़ती है। कबीर सानिया का भाई 14 साल का लड़का है जो उसकी चीजों को समझने में मदद करता है और विभिन्न गतिविधियां करता है। मम्मी सानिया की मां, जो उन्हें विभिन्न अवधारणाओं को समझने में सुविधा प्रदान करती हैं। मम्मी, हमें अपने दादा दादी के घर जाना चाहिए। सानिया, मैं समझती हूँ कि आप अपने दादा दादी के घर जाना चाहते हैं, लेकिन वे दोनों आपके चाचा जी के साथ 1 महीने के लिए ऋषिकेश की यात्रा कर रहे हैं और इसलिए घर खाली है। मम्मी, यही कारण है कि हमें अपने दादा दादी के घर जाना चाहिए। हम इसे साफ कर सकते हैं ताकि जब वे आए तो वे आसानी से रह सके। इसके अलावा हमारी गर्मियों की छुट्टियां हैं और मैं बाग में खेलना चाहता हूँ। हाँ मम्मी, कबीर ठीक कह रहा है। मुझे सुंदर बागों की याद आती है। घर के करीब बहने वाली शांत नदी की धारा और बगीचे में बसे छोटे पक्षी, मुझे उन सब की याद आती है। हम जा सकते हैं, लेकिन घर को साफ करने की जिम्मेदारी आप दोनों को लेनी होगी, ठीक है? हाँ मम्मी, जरूर। ठीक है, तो चलिए जाने के लिए तैयार होते हैं। चूंकि हमने बहुत देर से यात्रा शुरू की है, हम शाम तक गांव पहुंचेंगे। हम आखिरकार पहुंच गए हैं। ये घर धूल से भर गया है। हमें जल्द ही इसकी सफाई शुरू करने की जरूरत है। ये अच्छा होगा। इस बीच मैं हैंडपंप से पानी लाऊंगी। मुझे बहुत भूख लग रही है। जल्दी से खाना बनाने के लिए क्या-क्या करना होगा? हम बना तो सकते हैं, लेकिन दादी के पास जो चूल्हा था वह टूट गया है और हमारे पास अभी मिट्टी का चूल्हा बनाने का समय नहीं है। फिर हम क्या करेंगे? मम्मी, हम बिना चूल्हे के कैसे खाना बना सकते हैं? अब ये तो आप दोनों को सोचना पड़ेगा। मुझे पता है, हम अपना चूल्हा बना सकते हैं। पर कैसे? मैं छोटे पत्थरों की एक गोलाकार दीवार बनाऊंगी। ये चूल्हे का ढांचा होगा। सानिया, याद करो और बताओ, दादी का चूल्हा कैसे बना था? मुझे पता है, अर्धवृत्ताकार।
बिल्कुल सही। और इसकी वजह है, याद आ गया, क्योंकि किसी चीज को निरंतर गति से जलने के लिए उसे हवा की स्थिर आपूर्ति की आवश्यकता होती है। इसीलिए चूल्हे का ढांचा अर्धवृत्ताकार बनता है। दोस्तों, हम उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जहां हवा की मौजूदगी में ईंधन जलता है? सही उत्तर, दहन। अब हमें कुछ ईंधन चाहिए। हाँ, कबीर, क्या आप बाग से कुछ टहनियाँ और छोटी शाखाएं इकट्ठा कर सकते हो? इन्हें हम चूल्हे में जलाएंगे। लेकिन क्या एक माचिस की तीली से हम इन्हें जला पाएंगे? आखिर टहनियाँ और शाखाएं हरी हो सकती हैं और उनका प्रज्वलन तापमान ऊंचा होगा। ये अच्छा सवाल है। हम उन्हें प्रज्वलित करने के लिए क्या उपयोग कर सकते हैं? दोस्तों, क्या आप हमें कुछ ऐसे ईंधन के नाम बताने में मदद कर सकते हैं जिनका लकड़ी की तुलना में कम प्रज्वलन तापमान है? मतलब कि वे लकड़ी की तुलना में तेजी से आग पकड़ते हैं। क्या आपने कहा? मिट्टी का तेल? लेकिन हमारे पास ये नहीं है। सूखा गोबर भी उपयोगी है, हमारे पास वह भी नहीं है। सूखी पत्तियां? हाँ, हम सूखे पत्तों को इकट्ठा कर सकते थे और टहनियों और शाखाओं को आग लगाने के लिए उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। यह एक अच्छा विचार है। सूखे पत्ते टहनियों की तुलना में बहुत आसानी से आग पकड़ लेते हैं। मैं उन्हें भी इकट्ठा करूंगी। रुको, अभी मत जाओ। याद है जब दादी चूल्हे पर खाना बनाती थी तो धुआं निकलता था। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि दहन प्रक्रिया से गुजरने के दौरान लकड़ी धुआं पैदा करती है। क्या आप बता सकते हैं कि निम्नलिखित ईंधन का दहन करने पर क्या प्रभाव पड़ता है? हाँ, मुझे याद है। धुएं के कारण दादी को बहुत खांसी होती है। उससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं? मम्मी, अब आपको हमारी मदद करनी होगी। हम समझ नहीं पा रहे हैं कि खाना बनाते समय धुएं से कैसे बचा जाए। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। अच्छा बताओ कबीर, यहाँ आते वक्त तुम कौन सी चीज देख चकित हुए थे? कारखानों की लंबी चिमनी। वे आकाश में हानिकारक गैसों को छोड़ती हैं। बिल्कुल। हम खुद चिमनी बना सकते हैं, जैसे हमने अपना चूल्हा बनाया। हाँ, हमें जरूरत है एक गोल खोखली पाइप की। यह लोहे का बना होना चाहिए ताकि आग ना पकड़ ले। दोस्तों, आप सही सोच रहे हैं। क्योंकि आयरन में उच्च प्रज्वलन तापमान होता है, इसलिए हम चूल्हे में सुरक्षित रूप से इसका उपयोग कर सकते हैं, जिससे कोई नुकसान न हो। यह एक अच्छा विचार है। माँ, देखिए, हमारा चूल्हा तैयार हो गया। छोटे पत्थरों से बनी अर्धवृत्ताकार दीवार चूल्हे का ढांचा बनाती है। टहनियां और शाखाएं ईंधन का काम करती हैं। हाँ, और कम प्रज्वलन तापमान के कारण आसानी से जलने वाली सूखी पत्तियां लकड़ी को जलाने के लिए ईंधन के रूप में काम करती हैं। धुएं को दूर निकालने के लिए हमने लोहे के पाइप की चिमनी बनाई। है ना अच्छा माँ? हाँ, बहुत अच्छा। लगता है आप लोग विज्ञान की कक्षा में बहुत कुछ सीख रहे हैं। शाबाश। अब हम स्वादिष्ट खिचड़ी बनाएंगे और मिलकर खाएंगे। हमने इस पाठ में सीखा, ईंधन केवल तभी जल सकता है
जब हवा के रूप में स्थिर ऑक्सीजन उपलब्ध हो। गर्मी या प्रकाश उत्पन्न करने के लिए ईंधन जलने की प्रक्रिया को दहन कहा जाता है। हम अपने रोजमर्रा के जीवन में विभिन्न प्रकार के ईंधन जैसे केरोसिन, लकड़ी, कोयला, एलपीजी का उपयोग करते हैं। इनमें से प्रत्येक ईंधन का एक अलग प्रज्वलन तापमान होता है। कम प्रज्वलन तापमान का मतलब है कि वे बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं। इसका अच्छा उदाहरण है एलपीजी। उच्च प्रज्वलन तापमान का मतलब है कि वे काफी ऊंचे तापमान पर जाकर पूरी तरह गर्म होते हैं। लकड़ी आग पकड़ ले, इसके लिए ऐसे अन्य ईंधन की मदद लेनी पड़ी जो जल्दी आग पकड़ ले। यहां पर सूखी पत्तियों का इस्तेमाल किया गया जो लकड़ी से कहीं जल्दी आग पकड़ लेती है। ईंधन की दहन प्रक्रिया से धुआं, प्रकाश, गंध और ध्वनि ये सब अवशेष के रूप में निकल सकते हैं। इनमें से कुछ हमारे लिए परेशानी का कारण बन सकते हैं और हम अपना स्वास्थ्य बचाने के लिए इनकी निकासी का साधन बनाते हैं। यहां पर धुएं से बचने के लिए चिमनी बनाई गई है। सानिया एक 13 साल की जिज्ञासु शहर की लड़की कक्षा 8 में पढ़ती है। कबीर सानिया का भाई 14 साल का लड़का है जो उसकी चीजों को समझने में मदद करता है और विभिन्न गतिविधियां करता है। मम्मी सानिया की मां जो उन्हें विभिन्न अवधारणाओं को समझने में सुविधा प्रदान करती हैं। हमने पिछले पाठ में सीखा, गर्मी या प्रकाश उत्पन्न करने के लिए ईंधन जलने की प्रक्रिया को दहन कहा जाता है। हम अपने रोजमर्रा के जीवन में विभिन्न प्रकार के ईंधन जैसे केरोसिन, लकड़ी, कोयला, एलपीजी का उपयोग करते हैं। इनमें से प्रत्येक ईंधन का एक अलग प्रज्वलन तापमान होता है। कम प्रज्वलन तापमान का मतलब है कि वे बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं। इसका अच्छा उदाहरण है एलपीजी। उच्च प्रज्वलन तापमान का मतलब है कि वे काफी ऊंचे तापमान पर जाकर पूरी तरह गर्म होते हैं। ईंधन की दहन प्रक्रिया से धुआं, प्रकाश, गंध और ध्वनि ये सब अवशेष के रूप में निकल सकते हैं। दोस्तों, हम अपने दादा दादी के घर आए हुए हैं। आपको याद होगा कि हमने वहां अपना चूल्हा बनाया था। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। अब हम प्रकाश की व्यवस्था कैसे कर सकते हैं? अरे हाँ, 7 बज चुके हैं और बाहर अंधेरा हो रहा है। हमें लालटेन चाहिए। पर कैसे? इस लालटेन को देखो। इसे रोशनी के लिए मिट्टी के तेल और एक अच्छी बाती की जरूरत है। हमारे पास इनमें से कोई भी चीज नहीं है। यह भी सही है। हम अब क्या कर सकते हैं? मम्मी, क्या हमारे पास मोमबत्तियां हैं? हाँ, मैंने बैग में 2 मोमबत्तियां रखी थी।
उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी ठीक है, लेकिन क्या तेज हवा मोमबत्ती को बुझा नहीं देगी? एक तरफ हवा के बिना हम आग जला नहीं सकते, पर तेज हवा आग को बुझा सकती है ना मजेदार बात? हम हवा से लौ को बचाने के लिए लालटेन के कांच का उपयोग कर सकते हैं। सही। इस तरह मोमबत्ती लंबे समय तक चलेगी। अब हमारी लालटेन में मोमबत्ती सुरक्षित जल रही है। मेरे मन में अभी और सवाल उठ रहे हैं। और सवाल? हाँ, जैसे कि लालटेन की लौ एक औसत मोमबत्ती की तुलना में अधिक समय तक क्यों रहती है? दीपक में इस्तेमाल होने वाले मिट्टी के तेल की मात्रा बहुत अधिक तो नहीं है? ये बात तो सही है सानिया। बच्चों, आपको ये समझने के लिए आदर्श ईंधन और ईंधन दक्षता जानना जरूरी है। क्या आप मुझे अपनी पुस्तक से 6.6 और 6.7 पृष्ठ संख्या 72 पर पढ़कर बता सकते हैं? तो बच्चों, अब आप जान गए होंगे 1 किलो ईंधन के पूर्ण दहन पर उत्पादित ऊष्मा ऊर्जा को ऊष्मीयमान कहा जाता है। क्या आपको याद है कि चूल्हा जलाने के लिए हमने कितनी टहनियों और पत्तियों का इस्तेमाल किया, जबकि जब हम अपने घर पर गैस पर खाना बनाते हैं तो इस्तेमाल की जाने वाली रसोई गैस की मात्रा बहुत कम होती है। इसका मतलब है कि एलपीजी का ऊष्मीयमान टहनियों और पत्तियों की तुलना में बहुत अधिक है। हाइड्रोजन ईंधन, बायोगैस ईंधन, जैव ईंधन, एलपीजी गैस, सीएनजी गैस। अब मुझे समझ आया। मेरे पास एक आखिरी सवाल है। क्या आपने देखा कि मोमबत्ती की लौ ज्यादातर पीले और लाल रंग की होती थी, जबकि एलपीजी के माध्यम से उत्पन्न होने वाली लौ ज्यादातर नीले रंग की होती है? ऐसा क्यों है? दोस्तों, क्या आप सानिया को विभिन्न रंगों की ज्वालाओं के बारे में बता सकते हैं? हाँ, आप सही हैं। पीला, नारंगी, लाल, नीला और बहुत सारे। हाँ, ईंधन का रंग दहन किए जाने वाले ईंधन के प्रकार पर निर्भर करता है। यदि ईंधन साफ है, तो ये कम कार्बन उत्सर्जित करेगा और नीले रंग की लौ देगा। मुझे आशा है कि आपको अपने सभी उत्तर मिल गए होंगे। हमने इस पाठ में सीखा, ईंधन स्रोत से एक लौ तभी जलती रह सकती है जब हवा का एक स्थिर स्रोत हो। प्रत्येक ईंधन दहन प्रक्रिया के दौरान विभिन्न मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। यदि किसी ईंधन से नीले रंग की लौ बाहर निकलती है, तो इसका मतलब है कि वो एक ऐसे ईंधन की तुलना में कार्बन डाइऑक्साइड की बहुत कम मात्रा का उत्सर्जन करता है, जो नारंगी या लाल लौ देता है। ईंधन के अधूरे दहन से
कार्बन मोनोऑक्साइड पैदा हो सकती है, जिससे घुटन और श्वास अवरोध होता है। लकड़ी या कोयले की आग जला के किसी बंद कमरे में सोने से ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है। ईंधन जलाते उपयोग करते समय हमें सावधान रहना चाहिए। बच्चों, आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा? अपना सुझाव अवश्य दें। इस कार्यक्रम से संबंधित आपके मन में यदि कुछ सुझाव आता है या किसी भी तरह की शंका आपके मन में है तो आप हमें ईमेल एड्रेस पर भेज सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है shikshadarshan rajasthan@gmail.com। धन्यवाद।